अगर हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां धरती की सबसे लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा को मतलब इंसान लिखते ही नहीं है, तो ये विचार सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? बिल्कुल। सुनने में अजीब जरूर है, पर ये कोई साइंस फिक्शन वाली बात नहीं रह गई है अब। बिल्कुल नहीं, बल्कि जरा सोचिए, 2035 तक जिस भाषा ने आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी नींव रखी है, यानी पाइथन। क्या ऐसा हो सकता है कि वही पाइथन उस एआई के हाथों पूरी तरह से खत्म हो जाए जिसे उसने खुद बनाया था? हाँ, और आज तकनीक की दुनिया में मतलब इस सवाल पर बहुत गंभीरता से बहस हो रही है। सही कहा। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज की इस गहन चर्चा में हम असाइनमेंट ऑन क्लिक द्वारा संचालित पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस कोर्स के बेहतरीन नोट्स और गहराई से शोध किए गए लेखों का विश्लेषण कर रहे हैं। और हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हमें ये समझना है कि क्या पाइथन अगले दशक तक डेटा एनालिसिस की दुनिया में अपना ये जो एक छत्र राज है वो कायम रख पाएगा, या फिर नए एआई मॉडल्स और हाई परफॉर्मेंस टूल्स इसे इतिहास के पन्नों में धकेल देंगे। मैं कहूँगा कि ये एक बेहद प्रासंगिक विषय है, क्योंकि तकनीकी दुनिया का ना एक ही अटल नियम है। जो चीज़ आज किसी इंडस्ट्री की रीढ़ है, कल वो आसानी से किसी संग्रहालय का हिस्सा बन सकती है। एकदम सही बात है। लेकिन भविष्य की ओर देखने से पहले मुझे लगता है उस तकनीकी तंत्र को समझना जरूरी है जिस पर आज का डेटा विज्ञान टिका हुआ है, और ये भी कि अब उस नींव में दरारें क्यों दिखाई देने लगी हैं। हाँ, मतलब जब हम पाइथन की बात करते हैं तो अक्सर लोग इसे एक स्विस आर्मी नाइफ कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन सच कहूं तो मुझे ये एनालॉजी हमेशा थोड़ी घिसी पिटी और अधूरी लगती है। मैं इसे इस तरह देखती हूँ कि पाइथन असल में इंटरनेट और डेटा की दुनिया की ना अंग्रेजी भाषा की तरह है। अच्छा, वो कैसे? मतलब हो सकता है कि अंग्रेजी दुनिया की सबसे कुशल या सबसे ज्यादा लॉजिकल भाषा न हो, लेकिन हर कोई इसे बोलता है, इसलिए सभी इसी में काम करते हैं। इसी तरह पाइथन शायद सबसे तेज भाषा नहीं है, लेकिन इसका इकोसिस्टम इतना विशाल है कि हर कोई इसी का इस्तेमाल करता है। अरे वाह, ये एक बहुत ही सटीक तुलना। ये अंग्रेजी भाषा वाली एनोलॉजी बिल्कुल सही बैठती है इसमें, है ना? हाँ, क्योंकि जब हम फाइनेंस या हेल्थ केयर जैसी बड़ी इंडस्ट्रीज के विशाल डेटा सेट्स की बात करते हैं, तो पाइथन के पांडास या नम्पी जैसे टूल्स डेटा मैनिपुलेशन के लिए डिफॉल्ट बन चुके हैं। लेकिन जो लोग इस फील्ड में रोजमर्रा का काम कर रहे हैं, उन्हें अब ये गहराई से महसूस होने लगा है कि पांडास आधुनिक डेटा के वॉल्यूम के सामने मतलब बुरी तरह से संघर्ष कर रहे हैं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी तकनीकी वजह भी तो है। पांडास मूल रूप से इन मेमोरी प्रोसेसिंग पर काम करता है। हाँ, बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी डेवलपर के सिस्टम में मान लीजिए 16 गीगाबाइट की रैम है, तो वो 50 गीगाबाइट की डेटा फाइल को पांडास में सीधे तौर पर ओपन या प्रोसेस नहीं कर सकता। वो खट से क्रैश हो जाएगा। बिल्कुल, सिस्टम तुरंत क्रैश हो जाएगा या बुरी तरह से हैंग हो जाएगा। आज के समय में जब डेटा पेटाबाइट्स में उत्पन्न हो रहा है, तो रैम की ये सीमा एक बहुत बड़ी दीवार बन जाती है। और सिर्फ रैम या मेमोरी ही नहीं, यहाँ एक और बड़ा तकनीकी रोड़ा है जिसे हम ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉक या GIL कहते हैं। इसके बारे में मैंने काफी सुना है। हाँ, और ये कोई नया बग नहीं है, बल्कि पाइथन के आर्किटेक्चर की एक बहुत पुरानी और मूलभूत सीमा है। GIL अनिवार्य रूप से पाइथन को एक ही समय में केवल एक ही थ्रेड पर काम करने की अनुमति देता है। एक ही थ्रेड पर? तो क्या इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास एक बहुत बड़ा सुपरमार्केट है जिसमें 50 कैश काउंटर हैं, लेकिन मैनेजमेंट ने एक अजीब सा नियम बना दिया है कि एक समय पर सिर्फ एक ही कैशियर बिलिंग कर सकता है। एकदम सटीक। मतलब बाकी के 49 कैशियर बस खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करेंगे। ये बेहतरीन उदाहरण दिया आपने। चाहे किसी कंप्यूटर या सर्वर में कितने भी आधुनिक और पावरफुल मल्टीकोर प्रोसेसर्स लगे हों, इस GIL के कारण पाइथन उन सभी कोर का एक साथ पूरा इस्तेमाल कर ही नहीं पाता। तो इसका असर सीधे काम की स्पीड पर पड़ता होगा। बिल्कुल। जब फाइनेंस मार्केट में मिली सेकेंड्स में ट्रेडिंग के फैसले लेने होते हैं, या फिर ई-कॉमर्स साइट्स पर रियल टाइम एनालिटिक्स चल रहा होता है, तो वहां पैरेलल कंप्यूटिंग की सख्त जरूरत होती है, और यहीं पाइथन बुरी तरह से धीमा पड़ जाता है। और मुझे लगता है कि यहीं से 2035 के वो बड़े खतरे सामने आते हैं। इन बुनियादी खामियों के कारण
जैसे मेमोरी की सीमा और ये जो आपने GAL बताया, डेटा की दुनिया में एक बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा हो गया है। और उस वैक्यूम को भरने के लिए नई चीजें आ रही हैं? हाँ, जो स्रोत हमारे सामने है वे स्पष्ट रूप से इशारा कर रहे हैं कि इस वैक्यूम को भरने के लिए नो कोड प्लेटफॉर्म्स और AI संचालित सिस्टम्स बहुत तेजी से उभर रहे हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये ऐसे सिस्टम्स हैं जो बिना किसी प्रोग्रामिंग नॉलेज के बेहद जटिल डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब बिना कोड लिखे? हाँ, जो काम पहले पाइथन के 100 लाइनों के कोड लिखकर होता था, वो अब सिर्फ साधारण भाषा में निर्देश देकर हो रहा है। आप बस टाइप कीजिए कि आपको क्या चाहिए और काम हो गया। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मेरा मतलब है, अगर हम तकनीकी इतिहास देखें तो 1990 के दशक के अंत में ड्रीम वीवर जैसे टूल्स आए थे। अरे हाँ, मुझे याद है वो दौर। भी ही दावा किया गया था कि अब किसी को HTML या वेबसाइट का कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ नो कोड होगा। लेकिन हकीकत ये है कि आज भी अच्छे वेब डेवलपर्स की मांग सबसे ज्यादा है। बिल्कुल सही। तो फिर इस बार ये नो कोड AI का दावा अलग क्यों है? हम इस पर भरोसा क्यों करें? ये एक बहुत ही शानदार और तार्किक सवाल है। देखिए, ड्रीम वीवर या पुराने नो कोड टूल्स जो थे ना, वो केवल पूर्व निर्धारित टेम्पलेट्स पर काम करते थे। मतलब जो पहले से सेट है बस वही होगा। एकदम सही। वे सिर्फ वही कर सकते थे जो उनके अंदर पहले से फीड किया गया था। लेकिन आज के जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या LLMs हैं, वो सिर्फ टेम्पलेट नहीं चिपका रहे हैं, वे संदर्भ को समझते हैं, कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। अच्छा। वे पूरी तरह से अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को देखकर पैटर्न पहचान कर खुद अपना नया लॉजिक बना सकते हैं। यानी वे सिर्फ कोड जनरेट नहीं कर रहे, वे कोड के पीछे के लॉजिक को जनरेट कर रहे हैं। बिल्कुल। मतलब मशीन अब सिर्फ टाइपराइटर नहीं रही, वो एक विश्लेषक बन गई है। हाँ, और स्रोतों में एक और बहुत बड़े खतरे का विस्तार से जिक्र है जो शायद AI से भी ज्यादा गंभीर है, और वो है सुरक्षा और डिपेंडेंसी रिस्क। 2035 तक जैसे जैसे सिस्टम और अधिक जटिल होंगे, ये खतरा अपने चरम पर होगा। इस डिपेंडेंसी रिस्क को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमने हमेशा सुना है कि ओपन सोर्स कम्युनिटी पाइथन की सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल है। दुनिया भर के हजारों डेवलपर्स मुफ्त में कोड लिखते हैं, नई लाइब्रेरीज बनाते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन अगर इस इकोसिस्टम के किसी एक छोटे से हिस्से में कोई खामी आ जाए तो इसका क्या असर हो सकता है? इसे समझने के लिए हमें टेक जगत की कुछ मशहूर घटनाओं को याद करना होगा। प्रोग्रामिंग की दुनिया में लेफ्ट पैड नाम की एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना हुई थी। मैंने इसके बारे में पढ़ा है, पर आप थोड़ा समझाएंगे? जरूर। एक डेवलपर ने अपना 11 लाइनों का एक बहुत ही साधारण सा ओपन सोर्स कोड इंटरनेट से हटा लिया। बस 11 लाइन का कोड। सिर्फ 11 लाइन? हाँ, और नतीजा ये हुआ कि दुनिया भर के लाखों सॉफ्टवेयर्स और वेबसाइट्स क्रैश हो गईं क्योंकि वे सभी जाने अनजाने में उस 11 लाइनों के कोड पर निर्भर थीं। पाइथन का पूरा इकोसिस्टम ऐसी ही लाखों ओपन सोर्स डिपेंडेंसीज पर टिका है। मतलब कोई अनजान डेवलपर दुनिया के किसी कोने में अपने बेसमेंट में बैठकर एक छोटी सी लाइब्रेरी मेंटेन कर रहा है, और उसे पता भी नहीं है कि दुनिया का कोई बहुत बड़ा बैंक अपनी डेटा सिक्योरिटी के लिए उसी के कोड पर निर्भर है। ये तो बहुत डरावना है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, और खतरा सिर्फ कोड के हट जाने का नहीं है। कोई भी हैकर एक पुरानी अनअपडेटेड लाइब्रेरी में मैलिशियस कोड डालकर पूरे हेल्थ केयर सिस्टम या पावर ग्रिड को खतरे में डाल सकता है। बाप रे। और 2035 तक जब AI के जरिए ऐसे हैकिंग अटैक्स को ऑटोमेट कर दिया जाएगा और वे प्रति सेकंड हजारों कमजोरियां खोजेंगे, तब पाइथन का ये जो खुला ओपन सोर्स ढांचा है वो उसकी सबसे बड़ी ताकत से बदल के सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। ये सच में एक बेहद चिंताजनक स्थिति है। एक तरफ GIL और मेमोरी के कारण स्पीड कम है, दूसरी तरफ AI खुद कोड लिख रहा है, और तीसरी तरफ ओपन सोर्स की सुरक्षा पर एक इतना बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल। तो स्रोतों के अनुसार इन सब के बीच ये जो बदलाव ना करने की भारी कीमत है वो क्या होगी? जो कंपनियां आज भी पुराने तरीके से पाइथन चला रही हैं, उनका क्या भविष्य है? साफ शब्दों में कहूं तो जो भी संगठन या टेक प्रोफेशनल्स पुराने तरीकों से चिपके रहेंगे, वे न केवल अक्षम हो जाएंगे बल्कि वे बाजार से पूरी तरह बाहर हो जाएंगे। मतलब कोई गुंजाइश नहीं बचेगी? कोई गुंजाइश नहीं। अगर कोई टीम पांडास के पुराने वर्जन का इस्तेमाल करके डेटा प्रोसेस करने में 3 घंटे लगा रही है और उनका प्रतिद्वंदी कंपनी AI और आधुनिक टूल्स का इस्तेमाल करके वही काम 3 मिनट में कर रहा है, तो ये सिर्फ पीछे रह जाने की बात नहीं है। हाँ, ये तो सीधे तौर पर कंपनी के अस्तित्व का संकट है। एकदम सही।
और हमारे स्रोतों में क्षमता का अंतर या कैपेबिलिटी गैप शब्द का जिक्र भी बार बार आता है। ये अंतर असल में है क्या? क्षमता का अंतर का मतलब है कि इंडस्ट्री को जिस तरह के नए कौशल की जरूरत है और वर्तमान वर्कफोर्स के पास जो पारंपरिक कौशल हैं, उसके बीच की एक बहुत बड़ी खाई। अच्छा। भविष्य में ऐसे साधारण कोडर्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी जो सिर्फ पाइथन का सिंटेक्स लिखना जानते हैं। इंडस्ट्री को ऐसे प्रोफेशनल्स चाहिए होंगे जो पाइथन को एडवांस्ड एआई सिस्टम्स के साथ जोड़ सकें। यानी अब मुकाबला इंसान बनाम मशीन का नहीं रह गया है। बिल्कुल नहीं। असली मुकाबला है पुराने तरीके से काम करने वाले इंसान बनाम एआई का इस्तेमाल करने वाले स्मार्ट इंसान का। हारने वाले व्यक्ति की जगह कोई मशीन नहीं लेगी, बल्कि मशीन का इस्तेमाल करने वाला एक दूसरा इंसान उसकी जगह ले लेगा। एकदम सटीक विश्लेषण किया आपने। इसके अलावा स्रोतों में डेटा गवर्नेंस का मुद्दा भी उठाया गया है। डेटा गवर्नेंस। हाँ, अगर कंपनियां अपने पुराने एनालिटिकल मॉडल्स और सिस्टम्स को अपग्रेड नहीं करती हैं, तो वे डेटा लीक्स और एथिक्स से जुड़े बहुत बड़े कानूनी मामलों में फंस सकती हैं। जब सिस्टम पारदर्शी नहीं होते और पुराने कोड पर चलते हैं, तो डेटा का गलत इस्तेमाल होना लगभग तय है। तो अब तक की हमारी ये पूरी चर्चा सुनकर किसी को भी लग सकता है कि 2035 तक तो पाइथन का खेल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। स्पीड की कमी है, सुरक्षा की चिंताएं हैं और एआई कोडिंग कर रहा है। हाँ, तस्वीर डरावनी तो लगती है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी तो है। स्रोत हमें सिर्फ खतरे नहीं बताते, बल्कि उन नई तकनीकों के बारे में भी बताते हैं जो पाइथन को डूबने से बचा रही हैं और उसे एक नया जीवन दे रही हैं। बिल्कुल। पाइथन कम्युनिटी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। सबसे बड़ा बदलाव जो हम देख रहे हैं वो है एआई का पाइथन इकोसिस्टम के भीतर ही सीधा इंटीग्रेशन। अच्छा। हाँ, एआई पाइथन को मार नहीं रहा है, बल्कि वो पाइथन को सुपरचार्ज कर रहा है। इसे ऐसे समझ सकते हैं क्या कि जो काम पहले एक डेटा साइंटिस्ट को मैन्युअली करना पड़ता था, जैसे डेटा क्लीनिंग करना, हजारों पंक्तियों में से मिसिंग वैल्यूज को खोजना या आउटलायर्स को हटाना, अब वो एआई की मदद से कुछ ही सेकंड्स में हो रहा है। बिल्कुल। ऑटोमेटेड डेटा क्लीनिंग और प्रिडिक्टिव मॉडलिंग ने पाइथन की उत्पादकता को कई गुना बढ़ा दिया है। और सिर्फ उत्पादकता ही नहीं, अगर हम उस पुरानी धीमी स्पीड और जीआईएल वाली समस्या पर वापस जाएं, जिस पर हमने पहले बात की थी, तो उसका भी एक बहुत ही शानदार और तकनीकी समाधान आ चुका है, और उस समाधान का नाम है पोलार्स। हाँ, पोलार्स के बारे में नोट्स में काफी विस्तार से बताया गया है, लेकिन एक आम डेटा एनालिस्ट के नजरिए से समझें तो पोलार्स ने ऐसा क्या जादू कर दिया जो पांडास पिछले 10-15 सालों में नहीं कर पाया? इसका जवाब उस भाषा में छुपा है जिसमें पोलार्स को लिखा गया है। पोलार्स को पाइथन या सी में नहीं, बल्कि रस्ट नाम की एक बहुत ही आधुनिक प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया है। रस्ट? मैंने सुना है ये बहुत फास्ट है। हाँ, रस्ट अपनी मेमोरी सेफ्टी और अद्भुत स्पीड के लिए जानी जाती है। पोलार्स पाइथन के उस जीआईएल को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। मतलब वो सुपरमार्केट वाला नियम टूट गया? एकदम टूट गया। अब पोलार्स के जरिए सारे के सारे 50 कैश काउंटर एक साथ काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही। पोलार्स सही मायने में पैरेलल कंप्यूटिंग करता है। ये मशीन के हर एक प्रोसेसर कोर का एक साथ इस्तेमाल करता है, जिससे डेटा प्रोसेसिंग पांडास के मुकाबले 20 से 50 गुना तक तेज हो जाती है। 20 से 50 गुना? ये तो बहुत बड़ा जंप है ना? और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका सिंटैक्स बहुत हद तक पाइथन जैसा ही है। यानी डेवलपर्स को पूरी तरह से एक नई भाषा सीखने की जरूरत नहीं है, बस पीछे काम करने वाला इंजन बदल गया है। अरे वाह! तो इस सब का असल में क्या मतलब है? क्या ये चलती ही रेस कार का इंजन बदलने जैसा है? हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। मतलब गाड़ी का बाहरी ढांचा यानी लिखने का तरीका और कम्युनिटी तो पाइथन का ही है, लेकिन अंदर ही अंदर इंजन रस्ट और पैरेलल कंप्यूटिंग का लगा दिया गया है ताकि वो रेस में बनी रहे। ये एक बहुत ही सुंदर रूपक है। पाइथन एक साधारण कोडिंग भाषा से विकसित होकर एक बुद्धिमान और कुशल इकोसिस्टम बन रहा है। इसके साथ ही क्लाउड बेस्ड डेटा प्लेटफॉर्म्स भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। हाँ, ये भी सच है। जहां पहले डेटा को मशीन की लोकल मेमोरी या लैपटॉप की हार्ड ड्राइव में लाना पड़ता था, अब क्लाउड सर्विस पर ही सारा रियल टाइम एनालिसिस हो जाता है। पाइथन सिर्फ एक कंट्रोल रूम या ऑर्केस्ट्रेटर का काम करता है। असली भारी काम तो क्लाउड के विशाल सर्वर और पोलार्स जैसी नई लाइब्रेरीज कर रही हैं। पाइथन बस एक मैनेजर की तरह उन्हें निर्देश दे रहा है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि पाइथन इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला है। ये भाषा बहुत ही लचीली है। ये नई तकनीकों से लड़ती नहीं है, बल्कि एक स्पंज की तरह उन्हें अपने अंदर समाहित कर लेती है। तो अगर पाइथन खुद को इतनी तेजी से बदल रहा है, तो स्वाभाविक से सवाल ये उठता है कि इस फील्ड में काम करने वाले लोगों और कंपनियों को खुद को कैसे तैयार करना चाहिए।
स्रोतों में भविष्य के लिए क्या रणनीतियां बताई गई हैं? 2035 के लिए सर्वाइवल गाइड क्या है? सर्वाइवल रणनीति का सबसे पहला और अहम हिस्सा है हाइब्रिड तकनीकों को अपनाना। अब सिर्फ पाइथन जानने का दौर जा चुका है। सिर्फ पाइथन से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। कंपनियों को अपनी वर्कफोर्स की अपस्किलिंग युद्ध स्तर पर करनी होगी। उन्हें यह सिखाना होगा कि पाइथन की सरलता को क्लाउड कंप्यूटिंग, रस्ट आधारित तेज लाइब्रेरीज और नए एआई मॉडल्स के साथ मिलाकर एक संपूर्ण सोल्यूशन कैसे बनाया जाए। यानी अब डेवलपर्स को कई अलग अलग टूल्स को एक साथ मिलाकर एक पूरा डेटा पाइपलाइन बनाना आना चाहिए। हाँ, और मुझे लगता है कि इसके साथ ही मजबूत डेटा गवर्नेंस और सुरक्षा नीतियां बनाना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जब ओपन सोर्स सिस्टम्स इतने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं तो सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखना ही पड़ता है। बिल्कुल। और स्रोतों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर जोर दिया गया है, कौशल में बदलाव। भविष्य में लाइन बाय लाइन मैनुअल कोडिंग करने की जरूरत लगभग खत्म हो जाएगी। एआई वो काम बहुत तेजी से बिना किसी सिंटैक्स एरर के कर लेगा। तो फिर इंसानों का क्या काम रह जाएगा? यही तो दिलचस्प बात है। मतलब जब सारा सिंटैक्स मशीन खुद लिख लेगी, डेटा खुद क्लीन कर लेगी, तो लोग ऑफिस में बैठकर क्या करेंगे? यहीं पर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग यानी रणनीतिक सोच और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का असली महत्व सामने आता है। इंसान का काम होगा पूरे सिस्टम का आर्किटेक्चर डिजाइन करना। अच्छा। ये तय करना है कि डेटा से असल में कौन सा सवाल पूछना है और उस डेटा से मिलने वाले जवाब का बिजनेस या समाज के लिए क्या मतलब है। मशीन आपको सटीक जवाब दे देगी, लेकिन सही सवाल पूछने की कला इंसान के पास ही रहेगी। ये तो एक तरह से कोडर से प्रोमोट होकर सिस्टम थिंकर बनने जैसा है। ये सिर्फ कोड लिखने से आगे बढ़कर कोड के प्रभाव को समझने के बारे में है। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली है वो है क्वांटम कंप्यूटिंग और एज एनालिटिक्स का बढ़ता प्रभाव। स्रोतों का स्पष्ट मानना है कि पाइथन का अंतिम भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वो इन अत्याधुनिक तकनीकों के साथ कैसा तालमेल बिठाता है। क्वांटम कंप्यूटिंग मतलब हम सामान्य बाइनरी 0 और 1 की दुनिया से बहुत आगे निकलकर क्यूबिट्स की जटिल दुनिया की बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर पाइथन खुद को क्वांटम एल्गोरिदम्स लिखने का डिफ़ॉल्ट इंटरफेस बना लेता है तो उसकी प्रासंगिकता पर अगले 50 सालों तक कोई सवाल नहीं उठा सकता। एकदम सही। और जहां तक एज एनालिटिक्स की बात है तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस जैसे स्मार्ट कार्स या ड्रोन्स में रियल टाइम डेटा प्रोसेस करने के लिए पाइथन को लगातार हल्का और तेज होना पड़ेगा, क्योंकि वहां डेटा को क्लाउड तक भेजने का समय ही नहीं होता। बिल्कुल सही विश्लेषण किया आपने। तो अगर हम इन सारी चर्चाओं, सारे तकनीकी बदलावों और स्रोतों के डेटा को एक जगह समेटें तो निष्कर्ष क्या निकलता है? 2035 तक पाइथन का भविष्य न तो पूरी तरह से सुरक्षित है और न ही पूरी तरह से अंधकारमय है। ये भविष्य दरअसल भारी खतरों और असीमित अवसरों का एक बहुत ही जटिल मिश्रण है। एक तरफ GIL मेमोरी की सीमाएं और ओपन सोर्स के हैकिंग के खतरे हैं, तो दूसरी तरफ पोलारस का तेज पैरेलल कंप्यूटिंग, विशाल क्लाउड का सपोर्ट और AI का शानदार इंटीग्रेशन है। और जो लोग इस फील्ड में हैं उन्हें ये गांठ बांध लेनी चाहिए कि पाइथन अब सिर्फ एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं रही, ये एक विशाल इकोसिस्टम का इंटरफेस बन चुकी है। सही बात है। अगर कोई सिर्फ इसके पुराने सिंटैक्स को रटकर बैठा है तो उसका भविष्य निश्चित रूप से खतरे में है। लेकिन जो लोग इस इकोसिस्टम के नए इंजनों जैसे रस्ट बेस्ड लाइब्रेरीज और जनरेटिव AI को चलाना सीख लेंगे, वे इस रेस में हमेशा सबसे आगे रहेंगे। बहुत ही गहरी और स्पष्ट बात है ये। और चर्चा को पूरी तरह से खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा नया विचार साझा करना चाहती हूँ जो हमारे स्रोतों से तो जुड़ा है, लेकिन हमें एक बिल्कुल अलग और थोड़ी डरावनी दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। अरे, मैं बिल्कुल सुनना चाहूंगा। हमने बात की कि कैसे AI और नो कोड प्लेटफॉर्म्स पाइथन का कोड खुद लिखेंगे। 2035 तक AI शायद इतने जटिल, इतने लंबे और इतने हाई परफॉर्मेंस पाइथन कोड लिखेगा जो एक आम इंसान के सोचने की क्षमता से बहुत आगे होंगे। हाँ, ये तो होना ही है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। क्या ऐसा हो सकता है कि AI द्वारा लिखा गया ये कोड इंसानों के लिए पढ़ने योग्य न रहे? ओह, ये तो एक ब्लैक बॉक्स वाली स्थिति पैदा कर देगा। बिल्कुल। जरा सोचिए, अगर किसी देश के विशाल बैंकिंग सिस्टम या हेल्थ केयर ग्रिड का कोर लॉजिक AI ने खुद लिखा है और वो इतनी जटिलता से इतने सारे पैरेलल थ्रेड्स का इस्तेमाल करके लिखा गया है कि दुनिया का कोई भी इंसानी डेवलपर उसे पढ़कर समझ नहीं सकता, उसे डीबग नहीं कर सकता, तो हम क्या करेंगे? क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हम अपनी ही बनाई हुई मशीनों के कोड को ऑडिट करने की क्षमता पूरी तरह से खो देंगे?
क्या भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती नया कोड लिखना नहीं, बल्कि एआई द्वारा लिखे गए उस अनंत और जटिल कोड को समझना बन जाएगा? इस पे जरूर विचार करें। वाकई ये सोचने वाली बात है। आज के इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए और दिलचस्प विषय के साथ।